आज जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत हम आपको राकेश सर आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं जो सबसे ज्योग्राफी का और ख़ास तौर से सुपर टेट और टेट या सी टेट इन तीनों में ज़रूर ये प्रश्न आता है। वो हालांकि आने के लिए हर कंपटीशन में आता है, दुनिया के सारे कंपटीशन में आता है, लेकिन इसमें जो हम पूछ रहे हैं इसके बारे में कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जीरो बेस से हम बताएंगे ये है क्या, इसको हम जानते हैं, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनके नाम क्या है, इनको हम पढ़ते हैं। देखते हैं अक्षांश और देशांतर दो चीजें हमारे सामने देखने को मिलती है। एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। इसके क्या फर्क है, क्या तरीके हैं, इनको खैर जान लेते हैं। जब अक्षांश देशांतर की हम बात करते हैं तो पहले पृथ्वी की हम बात कर लेते हैं। हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, दो चीजें हमने आपके सामने सेट किया है, दोनों चीजें समझने के लिए सेट किया है। एक पृथ्वी को पूरे दुनिया के लोगों ने इसको मतलब इसके समानांतर खींचने की कोशिश की। एक दुनिया के लोगों ने इसको जो है क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर खींचने की कोशिश की। क्या हुआ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर पे कोई भी वस्तु लाते हैं, जैसे कोई नींबू हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, तो क्या पहले करते हैं, पहले उसको हम काटते हैं। और जब काटते हैं तो काटने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसे भी काटने का है और एक तरीका ऐसे भी काटने का है। अब भाई कोई बगल से तिरछे काटे, इधर से काटे, उसकी मनबड़ी वाली बात है, लेकिन फिलहाल है इसके दो सिस्टम होते हैं जो दो तरीके से लोग काटते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा ऐसे काटी जा रही है और जो पृथ्वी के बीच रेखा काटी जा रही है, इसके बाद जो इनके भीतर जो डिफरेंट आ रहा है, फिर कई रेखाएं ऐसे खींचती चली जा रही हैं और जो कई रेखाएं खींचती चली जाएंगी, एक ऊपर से भी कटेंगी और एक फिर क्या हुआ नीचे से भी कटना शुरू होंगी। और इसके जो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा थी, इसको बीचों बीच काटने की वजह से इस रेखा को नाम दिया गया। किस रेखा के नाम से? अक्षांश रेखा के नाम से। किसके नाम से दिया गया? अक्षांश रेखा के नाम से। यानी जो पट्ट की तरीके से जो समानांतर काटी जाती है रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी पे जो समानांतर रेखाएं काटी जाती है, समानांतर तरीके से देखा जाता है, तो उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। वही पृथ्वी को अगर इस आधार पे हम लोग बांट रहे हैं, जब इस आधार पे बांटते हैं तो ये तरीके कुछ ऐसे होते हैं। जब ये तरीके ऐसे होते हैं तो इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर तरीके से जब बांटते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। इसको हम लोग देशांतर कहते हैं जब ऐसे रेखा को पृथ्वी के बीचों बीच डिवाइड किया जाए, और जब ऐसे किया जाता है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। अब हम देखते हैं अक्षांश देशांतर में डिफरेंट की बात है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉर्मली तौर पे एग्जाम पे आते हैं और हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी करते हैं। ये प्रश्न कैसे होते हैं देखिए। पहली बात है, हम इस गोले के बीचों बीच एक रेखा खींचे और जो बीचों बीच एक रेखा गई, इस रेखा के ठीक ऊपर के हिस्से को हम लोग, चूंकि ऊपर है तो उत्तर में है, नीचे है तो दक्षिण में है, तो ऊपर जो है उसे उत्तर में कहते हैं। इसी को हम लोग अपनी भाषा में भी पढ़े हैं, उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। वैसे ही इस रेखा के नीचे जो स्थित है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। तो दो बातें तो आप यूं जान लिए, अक्षांश के ऊपरी केंद्र बिंदु के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। आपने शुरू से पढ़ा होगा किसी गोले में यदि अर्ध गोले की बात की जाती है तो इसमें इसको 90 बताया गया है। कितना होता है? उत्तरी गोलार्ध में भी 90 डिग्री और 90 रेखा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री 90 रेखा के रूप में माना जाता है। यानी 90 रेखा ऊपर है, 90 रेखा नीचे है, दोनों को कंक्लूड किया जाएगा तो 90 + 90 किया जाएगा तो बराबर कितना होगा? 180। यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 180 होगी। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 90 है। लेकिन कभी कभी एक प्रश्न आता है जो हमें बड़ा हैरत में डाल देता है।
कभी कभी विकल्प में 179 भी दे देता है। कुल अक्षांशों की संख्या की बात करते हैं। बीच की जो एक रेखा है जो 0 डिग्री है, इसको यदि हम जोड़ लेते हैं तो ये संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 181। अगर मान लीजिए बीच की ये भूमध्य रेखा को हमने जोड़ लिया तो 180 प्लस क्या हो गया? 1 बराबर 181 हो गया। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा फिर हमने जोड़ लिया ऊपर नीचे के भाव को, तो ऊपर वाले के भाव को अगर हम जोड़ते हैं, जो ऊपर एकदम उत्तरी ध्रुव है और नीचे अगर दक्षिणी ध्रुव है, ये कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव पे कोई रेखा नहीं है, एक केंद्र बिंदु है। यहां भी कोई रेखा नहीं है, एक केंद्र बिंदु है। तो दो रेखाओं को यदि इसमें से घटाया जाता है, ये दो रेखा माने थे, इसको बिंदु माना जाए और निकाला जाए तो इसमें कुल कितना हो जाएगा? 179। यानी देखा जाए तो संभवतः कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 179। हालांकि एग्जैक्ट 180 होती है, लेकिन अगर पूछे कि भूमध्य रेखा को निकाल करके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को निकाल करके यदि रेखा पूछे तो कितना ऑप्शन सही होगा? 179 सही होगा। बात समझ में आ रही है? कुल अक्षांशों की संख्या 180। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, इसी को उत्तरी अक्षांश भी कहेंगे। और उत्तरी अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है? 90। दक्षिणी अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी कितनी होती है? ये भी आपकी 90 होती है। तो 90 90 180 हुआ। लेकिन अगर वही पूछेगा कि ध्रुवों को और भूमध्य रेखा को छोड़कर बताइए तो कितना होगा? 179 ये संख्या के रूप में माना जाता है। तो एक तो अक्षांश के बारे में ये प्रश्न पूछेगा। दूसरा पूछेगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी तो कुछ होती होगी, है ना भाई? दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी हमको कुछ दिख रही है। तो पहले तो इसका नाम जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते क्या हैं? ये प्रश्न है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी के बारे में पूछ रहा है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात की जाएगी तो इनका एक नाम दिया गया है, जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहा गया है। जब भी दो अक्षांश की बात करेगा, दो अक्षांश के बीच की दूरी की बात करेगा, दो अक्षांश के बीच की दूरी की बात की जाएगी तो वो कितना होगा? वो उसे क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। जब भी दो अक्षांशों की बात की जाएगी, 90 डिग्री में 0 से शुरू होता है और 90 तक जाएगा, उधर 0 से शुरू होगा, 90 तक जाएगा, तो कुल एक एक बीच में जो अंतर होगा उसी को जोन के नाम से जाना जाता है। और जो जोन होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी पूछ देता है। 111 किलोमीटर कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 111.13 किलोमीटर की दूरी बताता है। कहीं आपको किताब में 111.32 देगा तो वो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 होगी। लेकिन अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? केवल 111 देता है, लेकिन कहीं कहीं किताब में 111.13 किलोमीटर देगा। तो ये किसका हो जाएगा? ये आपके दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। नाम क्या होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी का? जोन। और किलोमीटर कितना होता है? इतना। ये दोनों चीजें इसमें आती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलार्ध अक्षांश में इसको हम लोग रखे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मान लीजिए ये हमने पकड़ लिया इस चीज को कि ये चीजें अक्षांशों के रूप में क्या थी। कुछ प्रश्न अक्षांश के ऊपर क्या पूछेगा आप जानिएगा। एक प्रश्न पूछेगा कि उत्तरी अक्षांश में कुल अक्षांशों की संख्या, तो उत्तरी अक्षांश में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 90। दक्षिणी अक्षांश में कुल अक्षांशों की संख्या वो भी कितनी होगी? 90 होगी। तो ये दो आप चीज क्वेश्चन अलग जानिएगा और ये दो क्वेश्चन आपको अलग जानना है। इसके ऊपर फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से ये अक्षांश जो होते हैं भारत में ये कितने अक्षांश पे डिपेंड है, ये भी बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं देशांतर के बारे में। अब तो हमने एक अक्षांश देख ही लिया है, अब हम देशांतर देख रहे हैं, देशांतरों के बीच के बारे में। कहते हैं देशांतरों में एक पूरा वृत्त होता है, तो पूरे वृत्त में संख्या कितनी होगी? पूरा मिलाकर के 360 डिग्री होता है या 360 रेखाएं होती है। यानी पूरा देशांतरों की संख्या 360 होती है। एक बीचों बीच रेखा होती है जो केंद्रीय 0 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर हो रहा है भाई? ये 0 डिग्री पर हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री पर एक रेखा है यहाँ पे। और जो 0 डिग्री पर रेखा दिख रही हमको है, इसी रेखा को हम लोग एक नाम से जानते हैं। और जो ये नाम जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
देशांतर रेखा जो 0 डिग्री पर है। इस देशांतर रेखा के इस साइड का हिस्सा पूरब में है और इस तरफ का हिस्सा क्या है, पश्चिम में है। जो इधर का हिस्सा पूरब है तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे। और वहीं इसके हिस्से के इस साइड का जो हिस्सा है तो इसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे पश्चिमी देशांतर। एक पूर्वी देशांतर हो गया और एक क्या हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। दो रेखाओं के रूप में इसके नाम हो गए। तो पूर्वी देशांतर इधर हो गया तो जाहिर सी बात है इधर कितना होगा, 180 होगा और इधर भी कितना होगा, 180। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 360 के करीब होगी। दूसरी बात होती है, अब देशांतर अक्षांश तो हमने देख लिया, इसी में देशांतर के पूछेगा दो देशांतरों, दो देशांतरों के बीच का नाम क्या है, बीच को क्या कहते हैं, तो दो देशांतरों के बीच को गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। और जो गोर होता है इसके बीच की दूरी भी पूछेगा आपको, दूरी कितनी होगी, तो 111.32 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। 111.32 किलोमीटर बीच की दूरी मानी जा रही है। इसका मतलब क्या है, जब इनके बीच में दूरी ये है 111.32 किलोमीटर की, तो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी थी, 111.13 किलोमीटर थी। फर्क कितना है, 3.2 और 1.3 का है। आप जानते रहिएगा। उसका नाम जोन था, इनका नाम क्या है, गोर है, या गोरे गोरे कहीं देता है, ये भी दे सकता है एग्जाम में। तो दो इसके डिफरेंट हो गए, ये भी हम लोग देख ले। आगे पूछता है पूर्वी देशांतर में कुल संख्या कितनी है, कुल रेखाएं कितनी है, 180 और पश्चिम में भी कितने 180 होती है। एक नाम आता है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम आता है, ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा को यमनोत्तर क्या कहते हैं, यमनोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यमनोत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा को यमनोत्तर रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यमनोत्तर रेखा इसको इसलिए कहते हैं कि इसी को समय रेखा के नाम से कहा गया। 1884 में पहली बार दुनिया के सारे देश एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि दुनिया में एक समय बनाया जाए कि कब से कौन, सुबह शाम दोपहर कै बजे कितना समय, ये सब के लिए पहली बार एक वेधशाला बनाई गई। और जो वेधशाला बनाई गई उसको कहा गया, रखा गया लंदन में। लंदन में जो वेधशाला की स्थापना की गई 1884 में, इस वेधशाला की स्थापना की गई। 1884 में जो वेधशाला बनाई गई ये लंदन में बनाई गई और इसमें मानक रेखा, समय रेखा यहीं से स्टार्ट होगी। पूरे दुनिया का समय कहां से स्टार्ट होता है, इसी लंदन से स्टार्ट होता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। क्या नाम दिया गया इसका, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम के नाम से जानते हैं। और इसी को जीएमटी के नाम से भी आप समझ सकते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम में शायद मुझे किसी कंपटीशन में यूपीएससी में आया हुआ था प्रश्न, जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा तो ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यानी कि समय रेखा यमनोत्तर रेखा के रूप से ये फेमस होती है। और इसी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा की रेखा बीचों बीच से गई है उसी को एक मानक के रूप में माना गया, क्या, ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी रेखा या मानक यमनोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न होता है, मान लीजिए यहां तो हमने इस चीज को महसूस कर लिया, क्या इसमें डिफरेंट होता है, क्या इसमें फर्क होता है, कुछ बातें और इसमें पूछ देगा आपके देशांतर रेखाओं के भीतर में पूछेगा प्रश्न। कुछ ये है कि जब ग्रीनविच मीन टाइम बता रहा है तो यहां पे जो हम बता रहे हैं समय दिख रहा है, यहां अगर 0 समय दिख रहा है तो इनमें कहा गया कि दो देशांतर रेखाएं जो दिख रही हैं इनके बीच को गोर कहते हैं, इनकी दूरी इतनी होती है। लेकिन एक प्रश्न और यहीं पर दे देता है, इनके बीच की दूरी ये तो दोनों चीज एग्जैक्ट सही दिख रही हैं, एक और चीज बन के आ रहा है कि इनमें 1 डिग्री का फासला होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट इसकी दूरी मानी गई। दो रेखाओं के बीच में जो दो रेखाएं होंगी इसमें इनके बीच में 1 डिग्री का फासला होगा, तो 4 मिनट में 1 डिग्री जो है क्या होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है। अर्थात एक चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, देखिए एक चीज इसमें अलग आपको देखने को मिलेगी और वो क्या है, और वो क्या है, एक चीज देखने को मिल रही है क्या, कि इसमें समय के बारे में एक जानते रहे कि पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर में
इस रेखा से यहां तक अगर पहुंचोगे, जितना आगे जाओगे तो 5.5 घंटे का फासला होता है, यानी वृद्धि होती है। लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्वी देशांतर में समय में 5.5 घंटे का डिफरेंट होता है, आगे रहता है, यह समय आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यहीं से यहां पश्चिमी देशांतर की बात की जाए तो यह 5.5 घंटा क्या होता है, पीछे के साइड में होता है, यानी कि 5.5 घंटा पीछे। अगर यहां उत्तरी अमेरिका में 5:30 बजे, तो निश्चित तौर पे यहां वहां के समय में 5.5 घंटे का डिफरेंट होगा। लंदन में ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, लंदन में सुबह को 5:30 बज रहे हैं, तो भारत में उस वक्त कितने बजेंगे, तो 5:30 प्लस 5:30 जोड़ देंगे 11 बजेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 5.5 घंटा वृद्धि, जब भी पूर्वी देशांतर आएगा तो 5.5 घंटा का वृद्धि होगी, और पश्चिमी देशांतर आएगा तो 5.5 घंटे का यहां पे कमी आएगी। इसी को अक्षांश देशांतर कहते हैं, और देशांतर रेखा में समय रेखा भी इसमें उस पर निर्भर रहती है। दो चीजों। अब हम देखते हैं इसी अक्षांश देशांतर के बीच में भारत के ऊपर इसकी क्या स्थिति है, इसको जरा देख लेते हैं। जरा एक बार सही करिए। अब इसी अक्षांश देशांतर को हम लोग इस पे देखते हैं कि भारत में अक्षांश के बारे में पूछेगा और देशांतर के बारे में पूछेगा। हमने पूरे नक्शे के आधार पे बता दिया अक्षांश देशांतर क्या है। अब ये बताएंगे भारत में अक्षांश देशांतर की बात है। एक चीज मैंने पहले से बता दी, ये आपका गोला था और ये अक्षांश रेखाएं थी 0 डिग्री पे। फिर कैसे 1 2 3 4 5 करते 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 ये 90 पे जाएंगी, वैसे ये भी करते करते कितने पे जाएंगी, 90 पे जाएंगी। हमें एक चीज जरूर जानना पड़ेगा कि हमारा भारत देश इस पे कहां है। ये पता है हमारा भारत देश यहां पर है। भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में या पूर्वी देशांतर के उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में उत्तरी अक्षांश में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्या है। पूर्वी देशांतर के उत्तरी अक्षांश में कहां से आएगा, देखिए इसके बारे में। कहां से जाएगा भाई, देखिए इसमें कहां से जाएगा ये देखते हैं हम लोग हैं। अब यहां से हमने कह दिया कि अगर पूरे विश्व के नक्शे को मैंने आपको पढ़ाया था, अभी भी बताया, और ये बताया कि पूरे विश्व के नक्शे में ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये यूरोप भी इसी में है, एशिया भी है, इंडिया भी हमारी यही है, और ऑस्ट्रेलिया भी है, एक अंटार्कटिका आपने पढ़ा ही होगा। अब इसके बीचों बीच से हम लोग डिवाइड करते हैं अक्षांश को 0 डिग्री पे, तो भारत ऊपर है कि नीचे है, ऊपर ही है ना, भारत तो हमारा यही है। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। एक तो बात कंफर्म हुई, भारत कहां है, उत्तरी अक्षांश में है। एक प्रश्न आपका एडजस्ट सही हुआ। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं भारत किस गोलार्ध में, एक बीचों बीच रेखा हम स्टार्ट करेंगे, देशांतर रेखा, समय रेखा भी कहते हैं। इसके इस साइड में कौन सा हिस्सा है, पूरब है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और इस वाले को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। भारत किधर है, पूरब में है तो पूर्वी देशांतर में है। अब दो रेखाएं हमको पढ़ना है, इसमें कैसे क्लियर हो रही है। 0 डिग्री पे हम देख रहे हैं अक्षांश है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 करते करते एक भारत के निचले इस स्थल को चूमेगी। एक ऐसी रेखा है जो भारत के इस स्थल को चूमते हुए जा रही है। जो भारत के इस स्थल को चूम रही है उसके बारे में देखिए क्या देखते हैं, उसके बारे में छोड़िए, उसके बारे में हम क्या देखते हैं। ये जो रेखा भारत के इस केरल तमिलनाडु के तट से जा रही है, ये यहां पे कितने पे जा रही है, 8 अंश 4 मिनट पे जा रही है। कितने पे जा रही है, 8 अंश 4 मिनट। और किधर से है, ये अक्षांश है, और कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। एक बात हो गई, ठीक है ना भाई। फिर ऐसे बहुत रेखाएं जो भारत के बीचों बीच से भी गई हैं, लेकिन एक रेखा भारत के एकदम ऊपर से जाएगी, सिर से। जो सिर से रेखा जाएगी वो कितने पे जाएगी, वो 37 अंश 6 मिनट पे जाएगी, ऊपर वाले पे, जो इसको टच करके जा रही है। इसको जो टच करके जा रही है इसको क्या कहेंगे, ये 37 अंश 6 मिनट, इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ऊपर को जा रही है। नीचे वाली 8 अंश 4 मिनट, ऊपर वाली 37 अंश 6 मिनट, ये दोनों को टच कर रही है।
जब दोनों को टच कर रही है भारत के बीचों बीच, तो दुनिया के लेवल पर यह प्रश्न आता है भारत किस अक्षांश में स्थित है। तो भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछेगा देशांतर के बारे में। आपको पता है 0 डिग्री पे देशांतर है, 1 2 3 4 करते 180 इधर जाएगा और 180 आपका इधर आएगा। अब भारत की बात बता रहे हैं कि एक भारत का हिस्सा ऐसा है जो यहां टच करेगा, यहां, यानी किस हिस्से को टच कर रहा है, इस हिस्से को टच कर रहा है। और जो ये हिस्सा टच कर रहा है गुजरात के तट पर जो टच कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर। और भी देशांतर में जो है इसको कितने डिग्री पर गया है, तो ये 67 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर पर गया है, पूर्वी देशांतर पर गया हुआ है। एक चीज तो यही हो गई। दूसरा एक फिर रेखा और भी भारत की इधर से होके गई है, लेकिन एक रेखा भारत के यहां पे जो देख रहे हैं, जो लास्ट में एकदम आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां से एक रेखा टच कर रही है। जो यहां से टच कर रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रेखा जो यहां से है इसको कहते हैं 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका है, भारत किसने देशांतर से कितने पर स्थित है, तो भारत 67 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 अंश 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे याद करते हैं, वो उनके लिए कंफ्यूजन भी होता है। तो ये क्वेश्चन आप कभी भूलिएगा मत कि ये कैसे है, थोड़ा सा ये इसी से होगा ना। हाँ, एक देखिए, एक चीज तो हमने इसको कर लिया कि ये आसान है, इसको आसान भाषा में आप समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में, ये देख लीजिए। देगा भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। एक तो प्रश्न आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न उठाएगा एग्जाम में, लेकिन जो बहुत प्रश्न उठा रहा है एग्जाम में उसको आपको समझने की बात है कि आप कैसे समझ पा रहे हैं। देखिए, एक तो ये आपने पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे आएगा क्या, उसके बारे में। एक तो ये आपका प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या आएगा, दूसरा आएगा मैंने देशांतर के बारे में बताया है। तो भारत 67 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। दो प्रश्न बच्चे याद करके एग्जाम में जाते हैं, इनके अलावा कोई और प्रश्न नहीं आता है। और ये दोनों प्रश्न अगर आपने इसके बारे में याद किया तो 100% सही कर गए। तीसरा एक प्रश्न आता है भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा। मैंने बताया ना, भारत से जो समय रेखा होती है यमुनोत्तर रेखा, ये जान लीजिए कि जब 1884 में ग्रीनविच रेखा लंदन में स्थापित की गई तो उस वक्त पूरे दुनिया को 24 समय जोन में बांटा गया। कितने जोन में, 24 जोन में बांटा गया। भारत में भी इसका एक जोन आता, समय जो निर्धारित होता है भारत में भी एक जोन पर आता है। और जो वो जोन पर आता है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये यूपी एक, यूपी एमपी, यूपी हो गया एमपी, ठीक, यूपी एमपी ऐसे रेखा गई है। और भारत में जो मानक यमुनोत्तर रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा, मानक यमुनोत्तर रेखा या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समय रेखा। मानक यमुनोत्तर रेखा कितने डिग्री पर गई है, सॉरी कितने डिग्री पर गई है, देखिए 82.5 डिग्री पे। या इसी को क्वेश्चन में देगा ऐसे 82.5
82। भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पर गई हुई है। कितने पे? 82.5 डिग्री पर गई हुई है। एक चीज तो आपने ये जान लिया। जब 82.5 डिग्री पे भारत में ये रेखा गई हुई है तो इसके बारे में एक प्रश्न बार बार पूछता है। क्या पूछता है देख लेते हैं। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछेगा? 82.5 डिग्री पे भारत में गई है तो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत में कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक राज्य आपका यूपी होगा, एक राज्य आपका एमपी होगा, एक राज्य आपका एपी होगा यानी आंध्र प्रदेश होगा, एक आपका राज्य छत्तीसगढ़ होगा और एक आपका राज्य जो होता है उड़ीसा होगा। उड़ीसा। तो कितने हो गए? 5 स्टेट हो गए। तो हम देख रहे हैं यहां पे आपका दिख रहा है एपी, यहां पे छत्तीसगढ़ दिख रहा है। थोड़ा सा ये रेखा आपकी ऐसे होके जाएगी तो चूंकि उड़ीसा को भी टच करेगी। एक राज्य आपकी उड़ीसा हो गई, फिर एक राज्य आपकी एमपी हो गया और एक राज्य आपका यूपी हो गया। तो 1 2 3 4 5 स्टेट हो गए। 5 स्टेट से ये रेखा होके जा रही है। भारत में इसका भी एक केंद्र बिंदु बनाया गया। दुनिया में समय रेखाओं का एक केंद्र बिंदु लंदन है, वैसे ही भारत में भी जो समय निर्धारित होता है उसका एक केंद्र बिंदु बनाया गया। कहां पे? इलाहाबाद में। हालांकि अब इसको प्रयागराज कहते हैं। तो ये कौन सा नाम है? नैनी। क्या नाम भैया? नैनी। नैनी में एक है मिर्जापुर। नैनी में है मिर्जापुर जो कहां पड़ता है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में भारत के समय रेखा का केंद्र बिंदु बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत में समय रेखा का केंद्र बिंदु कहां है? प्रयागराज के नैनी के मिर्जापुर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा कितने डिग्री पर गई है? 82.5 डिग्री पर गई है। भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा का केंद्र मुख्यालय कहां है? तो नैनी मिर्जापुर प्रयागराज में है। फिर भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती रहती है। तो ये भी क्वेश्चन देता है। तो मेरे समझ से अगर आपने एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और आपने एक ये मानक यमुनोत्तर रेखा वाला क्वेश्चन 82.5 वाला याद कर लिया या तैयार कर लिया, श्योरली एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फिलहाल हमने और पढ़े भी है, एक बार कर्क रेखा के बारे में बताया गया था, 8 राज्यों से गुजरती है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब इसी में आपको देखते हैं, वो तो आपका क्लियर हो गया। अक्षांश देशांतर क्या होते हैं ये भी आप समझ गए। कुछ बातें अब और इसी में मिल जाती हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। बड़ा प्रश्न इसी पे आ जाता है। एक को प्रश्न दे देता है पूर्वी घाट के बारे में। इसी में अब आए तो देख लिया जाए इसको सटा हुआ। एक पूर्वी घाट होता है और एक क्या होता है? पश्चिमी घाट होता है। बहुत बच्चे इस प्रश्न को लेके बड़े संशय में रहते हैं, क्योंकि मैंने पश्चिमी घाट आपको थोड़ा सा बता रखा था, पूर्वी घाट नहीं बताया था उस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में देख लीजिए आप। हमको पता है कि इस साइड का जो हिस्सा दिख रहा है ये एक बड़ा सा सागर है। सागर का मतलब होता है जहां पे वो स्थल हो, 3 तरफ से स्थल हो, एक तरफ से जल राशियों का विशाल एक उसका आवरण हो और वो एक किसी स्थल में घुसा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। ये इलाका बंगाल का था तो इसको नाम रखा गया क्या? बंगाल की खाड़ी। क्या नाम दिया गया? बंगाल की खाड़ी नाम दिया गया। एक तो हमने ये देख लिया। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल के साइड को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इस साइड में हम देख रहे हैं आपका एक सागर है जो आपने पढ़ा होगा इसको, जिसे हम लोग अरब सागर कहते हैं, और नीचे आपको पता है हिंद महासागर। फिलहाल हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के साइड की बात हम लोग कर रहे हैं। इस बंगाल की खाड़ी के हिस्से में हम इस इलाकों की बात कर रहे हैं। एक सबसे नीचे तमिलनाडु है, आपने इसको पढ़ा होगा। उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो आता है, इसे हम लोग जो है आंध्र प्रदेश कहते हैं, सॉरी तेलंगाना कहते हैं। इस हिस्से को तेलंगाना कहते हैं। फिर इसके ऊपर वाले हिस्से में जाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडिशा कहते हैं। फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्योंकि फिर इसके आगे हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा होगा एक ऐसा इलाका है जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वो अलग देश। तो भारत के समुद्री हिस्से की बात की जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु है।
ये 4 स्टेट आपके इधर हो गए, समुद्र से या तट से सटे हुए हिस्से। आपने एक चीज ये भी जानना होगा। दूसरी हिस्से इधर भी देख रहे हैं, एक आपको हिस्सा पढ़े होंगे आप, इसे हम लोग गुजरात कहते हैं, इस हिस्से को हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं। इस हिस्से को महाराष्ट्र के बाद यहां छोटा सा आपको मिलेगा एक, जिसे गोवा कहते हैं। यहां आपको एक हिस्सा मिलेगा कर्नाटक का, फिर आपने केरल को पढ़ा ही होगा। इतने हिस्से हैं। अब हम आपको डिवाइड करेंगे कैसे, कौन से हिस्से किधर जाएंगे। ये साइड है पूरब का, ये साइड है पश्चिम का। ये पूरब का है तो इसको पूरब कहते हैं, ये पश्चिम का है तो पश्चिम कहेंगे। अब चूंकि समुद्र के किनारे के जो स्थल या जो तटीय प्रदेश पाए जाते हैं उनको तो हम लोग क्या कहेंगे, घाट कहेंगे। समुद्र के किनारे जो स्थल होता है उसको हम घाट कहते हैं। तो ये पूरब में है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, पूर्वी घाट। क्या नाम देंगे भाई इसको हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे कि ये पूर्वी घाट है। और इस साइड के इलाके को जो इधर है इसको पश्चिम में है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी घाट के नाम से हम लोग जानते हैं। दो चीजें दिख रही है, ये पूर्वी घाट हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। इसको देख लेते हैं। अब इसी में हम इसको थोड़ा सा ये मिटा करके देखिए, इसी में अब ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट समझ में तो आ गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा वर्जन करते देखते हैं क्या होता है। पूर्वी घाट इस इलाके को कहते हैं, एक चीज तो आपने समझ ही लिया। और पूर्वी घाट ये जो हिस्से इन्हीं को कहते हैं। और ये इलाका आपको आपने क्या नाम रखा, पश्चिमी घाट को। इनको डिवाइड भी करते हैं, पूर्वी घाट को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और पश्चिमी घाट को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो ये पूर्वी घाट होता है, जो ये पूर्वी घाट होता है, इसके जो 3 हिस्से दिख रहे हैं, इसमें एक आपका जो है बंगाल से स्टार्ट होता है, ठीक है, बंगाल से स्टार्ट होता है, उड़ीसा लेते हुए आंध्र प्रदेश लेते हुए आपके तमिलनाडु के हिस्से तक आता है। इसके 3 पार्ट दिए हैं। एक आपका तमिलनाडु के इस तट से लेकर आंध्रा के तट तक के हिस्से को कहते हैं, यहां पर हिस्सा है। और यहां फिर दूसरा एक पार्ट आता है, ये पूरे तेलंगाना को लेते हुए आपके इस तट तक आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उड़ीसा का तट कहते हैं। फिर उड़ीसा से लेकर बंगाल तक का एक तट आता है। 3 तट तो हो गए भाई, है ना। इन 3 तटों को मिलाकर पूर्वी घाट कहते हैं। एकदम बंगाल से लेकर और जो यहां पर तेलंगाना और उड़ीसा का तट है, इसको एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं भाई, उत्तरी सरकार। एक चीज हो गया पहला। दूसरा, यहां पे जो आपका तट देख रहे हैं, आपको उड़ीसा का तट है, वहां से लेकर के तेलंगाना के तट के हिस्से को हम लोग कहते हैं क्या, उत्तरी सरकार के बाद गोलकुंडा इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, गोलकुंडा नाम दिया गया है। फिर यहां से लेके यहां तक के जो हिस्से होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। 3 पार्ट हो गए भाई, मैंने 3 पार्ट इसमें बताया। इस 3 पार्ट के पीछे क्या है देखिए, इस चीज को ध्यान से। 3 पार्ट में एक पार्ट हमने देख लिया, उत्तरी सरकार का हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार है। एक हिस्सा ये आपका है। दूसरा तट हमने आपको बता दिया, ये आपका हिस्सा है जो यहां से यहां तक आता है, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गोलकुंडा के नाम से। और तीसरा जो पार्ट आता है इसको हम लोग यहां से लेकर यहां तक रखते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तक। और इन तीनों पार्ट 3 पार्ट में इसको बटा। अब आपको पता है पूर्वी घाट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल। क्या क्या हो गए, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा और कोरोमंडल। क्वेश्चन भी कर सकता है एग्जाम में, उत्तरी सरकार कहां से कहां तक है, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा होगा। वहीं पर गोलकुंडा वह उड़ीसा से लेते हुए तमिलनाडु और क्या नाम है, तेलंगाना के तट तक होता है। और फिर वहीं तेलंगाना के तट से लेकर तमिलनाडु और केरल के तट तक जो होता है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो पूर्वी घाट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकारों में ये तो आपने देख लिया। अगला फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है इसमें। अगला हम लोग एक इसको डिवाइड करते हैं। यहां गुजरात का तट देख रहे हैं, गुजरात का तट से लेते हुए महाराष्ट्र के तट तक का एक हिस्सा आता है, और जिसको हम लोग जो है एक नाम देते हैं। दूसरा नाम एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं, यहां से लेके गोवा तक का तट आता है। और तीसरा एक हिस्सा आता है जिसे हम लोग कहते हैं, इस गोवा के तट से लेकर केरला के तट तक आता है।
कहते हैं कि जो केरला के तट तक आता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, मालाबार। कौन सा तट है, मालाबार तट है। एक चीज हो गया। दूसरा आपका हिस्सा जो दिख रहा है ये आपका आ गया यहां पे, जो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा आता है इसको हम लोग कहते हैं क्या से, कन्नड़ तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। एक हिस्सा हो गया। और तीसरा एक पार्ट ऊपर जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोंकण कहते हैं, कोंकण तट। तो भाई अब 3 हो गए ना, यानी पश्चिमी घाट के भी 3 पार्ट है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कोंकण, कन्नड़, मालाबार। गुजरात से गोवा, महाराष्ट्र से गोवा और गोवा से केरल के तट तक को हिस्से को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको 2-2 भागों में डिवाइड किया गया, जो आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। अब पूर्वी घाट के कुछ प्रश्न आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट से। क्या प्रश्न आता है उनको हम लोग देखते हैं। पूर्वी घाट के बारे में एक प्रश्न पूछ देता है बार बार कि 2004 में एक सुनामी लहर आई थी। ध्यान से सुनिएगा, 2004 में एक जापानी शब्द है जिसको सुनामी कहते हैं, और सुनामी जो लहर आई थी 2004 में वो कहां आई थी, बंगाल की खाड़ी से उठी थी। जब ये बंगाल की खाड़ी से ये सुनामी लहर उठी थी तो उस बंगाल की खाड़ी से उठने वाली ये सुनामी लहर जो थी ना वो इस आकार से आती चली आई। जब इस आकार से वो बढ़ रही थी तो आपको पता है यहां के तटों पर भी आई, लेकिन सबसे अधिक अगर वो किसी तट को बर्बाद की, क्वेश्चन आया है करीबन 10 बार आया है कि सुनामी लहर 2004 में जब वो बड़ी भयंकर लहर थी वो किस तट को सबसे अधिक बर्बाद करती है, उत्तरी सरकार को, गोलकुंडा को, गोरकुंडल को, मालाबार को। तो किसको बर्बाद करेगी सबसे अधिक, इधर से उठी थी तो सबसे अधिक किसको की, कोरोमंडल को। सुनामी लहर सबसे अधिक किसको बर्बाद की है, कोरोमंडल तट को सबसे अधिक खत्म की, सर्वनाश की है। और कोरोमंडल में कौन सा राज्य आता है ये आपको मैंने पहले ही बताया, कौन सा है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया था। तो 2 प्रश्न पूछेगा, सुनामी लहर किस तट को बर्बाद किया, कोरोमंडल तट को। सुनामी लहर में सबसे अधिक प्रताड़ित होने वाला, पीड़ित होने वाला राज्य कौन सा था, वो तमिलनाडु था। एक चीज तो आपने ये प्रश्न पढ़ लिया जो थोड़ा अलग ही प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछता है कभी कभी, क्या अक्सर ही पूछ देता है, इसके बारे में देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। भारत में एक मौसम चलता है जिसे इस वक्त हमारे यहां जो जून जुलाई का महीना है तो जून में मौसम की एंट्री होती है। मौसम की एंट्री 2 तरीके, एक जलवायु होती है, एक मौसम होता है। जलवायु क्या होता है, अरे भाई जलवायु का मतलब होता है जो 33 वर्ष तक कम से कम होती है, एक निश्चित ही समय पर रहती है, और लेकिन 33 साल के बाद डिफरेंट इसमें होता है। लेकिन मौसम अल्पकालीन होता है। एक गाना है ना, तुम भी बदल जाओगे मौसम की तरह, तो उसी तरह ये मौसम अल्पकालीन होता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी वर्षा। वैसे ही भारत के इन हिस्सों में भी बारिश होती है, और जो बारिश होती है वो उठने वाले जो मानसून होते हैं ना वो इधर से ही आते हैं, और जो इधर से आते हैं आपने सुना होगा ये मानसून जब उठते हैं तो पहली बात आके केरल के तट पर टकराते हैं। आपने पढ़ा होगा ये कौन सा हिस्सा है, केरल का है, और केरल के तट पर टकराते हैं तो किस तट पे टकराते हैं, मालाबार पे। ये किधर से आ रहे हैं, इधर पूरब है, पश्चिम है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण है। तो एक दक्षिण और पश्चिम से मानसून जा रहा है ना, ये दक्षिण से उठ रहा है और इधर पश्चिम से भी आ रहा है। इसलिए मानसून जो भारत में आता है, जो भारत में मानसून आता है ये दक्षिण से लेकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। कौन सा आता है भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। भारत में जो वर्षा होती है उत्तरी भारत में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो इस साइड से आ रही है, जो हिंद महासागर की तरफ से उठ के आ रही है। और ये आकर पहले किस तट पर टकराता है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो जून के महीने में भारत में एंट्री उत्तरी भारत में करता है, उसके सबसे पहले वो भारत के किस तट पर एंट्री करता है, तो किस तट पर एंट्री करता है भाई, तट का नाम पूछेगा तो सबसे पहले मालाबार तट पर। सबसे पहले वो किस तट पर एंट्री कर रहा है भाई, मालाबार तट पर एंट्री कर रहा है। एक प्रश्न तो आप ये करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि इसी को पूछ देगा आड़े हाथों रहकर किस राज्य में एंट्री करेगा, तो किस राज्य में करेगा, केरल राज्य में करेगा। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमको अक्सर कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा नहीं पूछता, सबसे अधिक कोरोमंडल और मालाबार पूछता है। और मालाबार का जो नाम आए तुरंत केरल याद कर लेना, कोरोमंडल का जो नाम आए वो तमिलनाडु याद कर लेना।
कोरोमंडल का जब नाम आए बड़ा, इसका मतलब तूफान बहुत भयंकर आया था, सुनामी लहर बंगाल की खाड़ी से या हिंद महासागर से उठने वाला खतरनाक यहां पर जो है वो एंट्री करता है तूफान। तो सुनामी लहर 2004 में कोरोमंडल तट सबसे अधिक सर्वनाश हुआ था। और दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य को नुकसान उठाना पड़ा था, तो कोरोमंडल के पीछे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। वैसे ही यहां से भी जो उठ रहा है, यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो उठ रहा है, तो पहली बार कहां पे एंट्री करेगा, मालाबार तट पे। और मालाबार तट के किस राज्य में एंट्री करेगा, केरल राज्य में करेगा। दो साइड से आप एंट्री कर रहा है। फिर आपने सुना होगा ये तट में टकराने के बाद इस साइड में वर्षा नहीं करता और इस साइड में वर्षा करता है। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो वर्षा कहां करेगा सबसे अधिक वर्षा घनघोर कहां करेगा, वो केरल में करेगा। लेकिन उसी के इस साइड में जो तमिलनाडु का हिस्सा है उधर बारिश नहीं होती। काहे नहीं बारिश होती भाई, ये भी तो एक प्रश्न है आपके लिए। इधर बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहां एक पर्वत है जिसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां है। इनसे टकराकर ये मौसम इनसे टकरा करके जो है घूम जाता है। ठीक है, इनसे टकराकर ये घूम जाता है और टकराकर ये हिमालय के इन इलाकों में आके क्या करता है, वर्षा करता है। हमारे उत्तर के विशाल मैदान में इसकी वर्षा होती है। कुछ तो लौटता हुआ मानसून बाद में अक्टूबर महीने में जाता है, जिसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। लेकिन उसके पहले जब ये तट पर टकराया, इस साइड में केरल में वर्षा हुई, तो क्या तमिलनाडु में वर्षा होती है, नहीं होती है। जब ये प्रश्न पूछेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो केरल के तट पर टकराकर घनघोर वर्षा करता है, और क्या वही मानसून तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है, नहीं करता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, वृष्टि छाया प्रदेश। क्या नाम देते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश जब इसमें होता है तो एक साइड पर्वत के जिधर वर्षा होती है, मान लीजिए ये पर्वत है, ये टकराया और इधर वर्षा हुई, तो इसको घनघोर वर्षा कहते हैं। इस साइड में जो वर्षा नहीं होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं हुई तो क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से कौन होगा उस वक्त, तमिलनाडु होगा, जहां एक बूंद भी वर्षा नहीं होती है। और उसी मौसम में इधर मालाबार तट पे हो रही है, कोरोमंडल तट पे नहीं होती है। या इसी को तमिलनाडु को या क्या नाम देगा, कोरोमंडल तट देगा, कोरोमंडल तट देगा। इन जगह वर्षा यहां पे नहीं होती, इधर होती। फिर कैसे ये मानसून कर्नाटका होते हुए एंट्री करते हुए, आंध्रा होते हुए और फिर महाराष्ट्र होते हुए ये सीधे मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश प्रस्थान करता है। फिर लास्ट में 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर महीने में ये वापस जाते समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून तमिलनाडु में वर्षा कब करता है, सितंबर महीने में करता है, जिसे हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आमों की खेती के लिए बड़ी फेमस होती है। तो फिलहाल जान लीजिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं करता है, लेकिन केरल के तट पर वर्षा करता है। अर्थात कोरोमंडल तट में वर्षा नहीं करता है और मालाबार तट में वर्षा करता है। कोरोमंडल तट में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा कब होती है, तो सितंबर माह में होती है, जब लौटता हुआ मानसून दक्षिणी पश्चिमी का रिटर्न आता है तो उस वक्त वर्षा यहां पर होती है, तब केरल पे नहीं होती है। सितंबर महीने में केरल में तब नहीं होती है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, 1000 बार एग्जाम में आएंगे और इसको आप तैयार करेंगे 2-4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक।